हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी हो आपके लिए। तो आज हम देखेंगे क्या जो हमारा जो रह गया था जो चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का जो कहाँ तक हमने कवर किया था। आई थिंक हमने कवर किया था ये जो स्लाइड था हमारा, हाँ, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज से हम देखेंगे क्या फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो इससे पहले थोड़ा स्लाइड्स को देख लेते हैं, 1-2 मिनट चलेगा। ओके, तो पहले क्या था, हमने क्या देखा था। ओके, पहले हमने देखा था व्हाट इज फिजिक्स, देन बेसिक क्वेश्चंस इन फिजिक्स, मतलब एक्सप्लोर करने का क्या क्या तरीका होता है नेचुरल फिनोमेना को। एक यूनिफिकेशन था, दूसरा रिडक्शनिज्म, देन स्कोप्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जहाँ पर मैंने मास, लेंथ और टाइम का लीस्ट एंड हाईएस्ट पॉसिबल जो रिकॉर्ड किया गया है फिजिक्स में, थियोरेटिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली, उसको मैंने बताया था। ठीक है, देन ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज हम देखेंगे क्या फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो फंडामेंटल एज द नेम सजेस्ट इट इज बेसिक, सबसे बेसिक है। देखो फोर्सेस तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। फंडामेंटल फोर्स दीज आर नॉट डिराइव्ड, दीज आर बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो 4 fundamental forces are there. One is gravitational, second electromagnetic, strong nuclear, and fourth one is weak nuclear. तो 4 fundamental forces है। आई थिंक तुमने 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स को सुना होगा। ओके, बस यही 3 तुम्हारे लिए नया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तुमने सुना होगा। हाँ, बस यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए टेंशन मत लो। फर्स्ट हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिया है, तुम चेक कर लेना अपने नोट्स बना, नोट्स के हिसाब से मैंने बनाया। ओके, चलो देखेंगे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, डेफिनेटली मतलब किन्हीं के बीच में तो ये वार कर रहा होगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फिर एक इंटरेक्शन है, किन दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो वार कर रहा होगा ना, इंटरेक्शन हो रहा होगा ना। तो किन्हीं के बीच में वार कर रहा है, एक्ट्स बिटवीन टू मासेस, मतलब कोई भी एक बॉडी उठा लो, डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मास है तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होगा। ओके, देन और क्या, अच्छा मास देखो, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बता लेता हूँ। चलो इसका एक बॉडी में ले लेता हूँ, मास m1, दिस इज मास m2, लेट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। अभी मान लो ये दो एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा which is given by Sir Isaac Newton by the universal law of gravitation। ओके, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, Mg equals to G m1 m2 by r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जो r तो मैंने बताया क्या, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। अच्छा G क्या है, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में तुम कहीं भी चले जाओ, इन दो मास को यूनिवर्स में तुम किसी भी कोने में लेकर जाओ, किसी भी मीडियम में लेकर जाओ, इस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए नाम दे रखा है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या, इसका नेचर इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या बोला मैंने, दिस अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव समझ लो ना, दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन, अगर दो मासेस है ना तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा। मतलब ये इस तरफ, मतलब ये m1 है ना, m2 m1 को अभी खींचेगा इस तरफ, देन m1 भी m2 को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, थर्ड वन इज द फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट। मीडियम इंडिपेंडेंट अभी जो बता रहा था, अगर तुम इन दो मासेस को m1 m2 को कोई भी मीडियम में ले जाओ तो ये G तो चेंज नहीं होने वाला है। अगर G चेंज नहीं हो रहा है, मास 1 मास 2 ये भी अगर कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस को भी मैं फिक्स कर लेता हूँ ना, तो ये फोर्स चेंज नहीं होगा कोई भी मीडियम में, इस फोर्स का वैल्यू सेम ही रहने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज मीडियम इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। तो ये सेंट्रल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अभी। सेंट्रल फोर्स मान लो दिस, ये तुम्हारा मास m1 था, अब यहाँ पर मास m2 था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज r। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये है
जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इट विल बी along the line joining the two masses, the center of two masses. जैसे यहाँ सेंटर टू सेंटर तो मैंने एक लाइन ज्वाइन कर लिया, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन पर, मतलब M2 M1 को इसी डायरेक्शन पर ही खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, M1 M2 को इसी डायरेक्शन पर, इसी डायरेक्शन मतलब इस लाइन के along the line, ओके, ऐसे नहीं, ये इसको इस तरफ नहीं खींचेगा, या फिर ये इसको इस तरफ से नहीं खींचेगा, along the line joining the two masses, ओके, ये हेल्पफुल होगा, एक टर्म को याद रखना, सेंट्रल फोर्स आगे यूज होने वाला है, ओके, सेंट्रल फोर्स, देन इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, आई थिंक तुम्हारे लिए नया होगा, 11th में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ना डिटेल हम एक्सप्लोर करेंगे इसके बारे में, कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर हल्का सा बता देता हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। तो देखो मान लो कि तुम्हारा अर्थ है, ओके, ठीक है, तुम्हारा अर्थ के ऊपर एक कोई भी एक मास अभी स्मॉल है, क्या पर है, इस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर एक मास है, तो अगर मैं इस एम को ऊपर उठा तो डेफिनेटली आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये समझो, अगर मैं इस एम मास को किसी भी एक पॉइंट को लेकर फिर से वापस ले आऊंगा सेम वही ए पॉइंट, तो वर्क डन विल बी जीरो, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो, तो यही होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मींस कुछ तो कंजर्व हो रहा है ना, तो क्या कंजर्व हो रहा है, वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। देखो और भी कोई मतलब और भी डिफरेंट एंगल है कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझाने के लिए, अभी जो भी सबसे सिंपल तरीका है ना इसको मैंने बता दिया। तो अगर फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो बॉडी को उस फोर्स के अगेंस्ट अगर तुम राउंड ट्रिप पे ले आओ किसी और एक पॉइंट टू मूव और एक पॉइंट में लेकर फिर से वही सेम पॉइंट में अगर तुम वापस ले आओगे ना, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी जीरो। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। व्हिच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से बता रहा हूं, द वर्क डन टू मूव दिस बॉडी ऑफ मास इन ए राउंड ट्रिप ऊपर लेकर नीचे ले आए, मतलब उसी पोजीशन को अगर तुम ले आओगे, then the net work done by the gravitational force will be zero. यही होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। then next range of gravitational force is infinite, चलो ये रेंज देखो समझ लेते हैं। ये जो दो मास था ना, ये जो दो मास था उनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, यही था mg=g m1m2/r²। अब अगर मैं फोर्स को जीरो करना चाहूंगा, मतलब अगर m1 m2 बीच में फोर्स होगा डेफिनेटली, अगर ये जीरो होगा तो फिर कहाँ होगा ये बताओ। अगर ये दो मास के बीच में अगर फोर्स जीरो होगा तो फिर कहाँ होगा, सिंपली हम मैथमेटिक्स लगा लेंगे। इफ अगर r टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब एग्जैक्टली तो हमें इनफाइनाइट नहीं कर सकता, टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब अगर दो मास बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है, ओके, तो उस टाइम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो दोनों मासेस के बीच में दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखने पर ही दोनों मासेस के बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नहीं होगा। दैट मींस द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये तो पहले बताना चाहिए था, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर। This law, gravitational law, universal law of gravitation is an inverse square law. Inverse square law means force जो होगा ना that will be inversely proportional to r square. जो force होगा gravitational force that will be inversely proportional to r square, जो कि है यहाँ पर, इसलिए तो inverse square law मैंने कहा। So last one, the non-contact force, जो कि important होगा, okay? Non-contact force देखो, gravitational force is a non-contact force। अगर ये दो मासेस हैं, अगर m1 m2, ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस में भी मेंटेन करके यहाँ पर बैठे, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर इनके बीच में फोर्सेस कैसे लग रहा है, मतलब ये अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना, तो इनके बीच में फोर्स कैसे लग रहा है। फोर्स लगाने का तरीका क्या है, अगर मैं किसी स्टूडेंट को मारूंगा तो कैसे मारूंगा, इधर मैं उसके पास आकर एक मारूंगा, अरे सही तो होता है ना। अगर मैं उसके पास ना जाकर, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट ना बनाकर उसको अगर मैं मारना चाहूंगा तो फिर कैसे मारूंगा बोलो। यहाँ से मैं क्या करूंगा, चौक या डस्टर उसके ऊपर फेंकूंगा,
and that chalk or duster will work like a carrier of force. That means जो भी मैं फोर्स स्टूडेंट के ऊपर डालना चाहता हूँ ना, दैट फोर्स विल बी कैरिड आउट बाय द डस्टर ऑफ चॉक, इसलिए बोला जाता है उसको कैरियर ऑफ फोर्स। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैंने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया विद द हेल्प ऑफ द एक्सचेंजिंग पार्टिकल और द कैरियर ऑफ फोर्स। यहाँ पर मैं वर्ड बता रहा हूँ, कैरियर ऑफ फोर्स और एक्सचेंजिंग पार्टिकल। कैरियर ऑफ फोर्स और एक्सचेंजिंग पार्टिकल। एक्सचेंजिंग मतलब जिसके वजह से फोर्स एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ना, मतलब ये इसके ऊपर कुछ फोर्स, मतलब इसके ऊपर कुछ फेंक रहा है, जैसे कि मैंने डस्टर फेंक रहा था अभी, और ये भी इसके ऊपर कुछ डस्टर या फिर कुछ डस्टर नहीं, कुछ पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर एक एक्सचेंजिंग पार्टिकल आ जाएगा या फिर कैरियर ऑफ फोर्स आ जाएगा इन केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट, एनी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए यहाँ पर भी एक कैरियर ऑफ फोर्स आ जाएगा, एंड दैट कैरियर ऑफ फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटन। व्हाट इज इट? द ग्रेविटन। देखो ये एक्सपेरिमेंटली अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर नहीं हुआ है, बट क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो पक्का एक ग्रेविटन या फिर एक्सचेंजिंग पार्टिकल प्रेजेंट होगा डेफिनेटली। दैट पार्टिकल इज नोन एज द ग्रेविटन which is yet to be discovered। हाँ, यहाँ पर लिख लो yet to be discovered, आगे जाकर ये डिस्कवर होने वाला है, प्रूव होगा कभी कभी ना कभी आगे। ओके, तो यहाँ पर हमने भी डिस्कस कर लिया क्या, द नेचर, द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स व्हिच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। देन हम सेकंड चलेंगे, सेकंड वन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में वर्क कर रहा था, तो यहाँ पर दो चार्ज के बीच में वर्क कर रहा है, इसके बीच में दो चार्ज, अच्छा मास को मैं एम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर मैं चार्जेस को क्यू सिंबल में रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस चार्ज इज Q1, दिस चार्ज इज Q2। देखो चार्ज, व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज इज बेसिकली अ नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, जैसे कि तुम्हारा मास है, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे एक बॉडी चार्ज है कि नहीं? अगर एक प्रॉपर्टी है, मान लो ये बॉडी है, इसको चलो इस पेन घुमा लो, ये तो एक बॉडी है, डेफिनेटली इसका कुछ मास होगा जो कि सभी को पता है, बट इसमें कुछ चार्ज होगा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं बोल रहा हूँ चार्ज एक प्रॉपर्टी इस बॉडी की, कैसे पता चलेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए अगर उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है, दैट मीन्स दिस बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं चार्ज ले रहा हूँ Q1, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी ले रहा हूँ Q2। अगर उनके बीच में डिस्टेंस R है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट विल बी K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square। देखो ये कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, जैसे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला जैसे था ना, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है। वहाँ पर मास था, वहाँ पर चार्ज है, वहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस है, बट वहाँ पर था एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कोई भी मीडियम में उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सली उसका वैल्यू सेम रहता है। बट यहाँ पर ये जो के है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस के इज मीडियम डिपेंडेंट। मतलब अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, अगर इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में ले जाऊंगा ना, तो ये के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। Q1 Q2 R तो फिक्स है, बट क्योंकि के चेंज हो जा रहा है ना, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी दो चार्जेस के बीच में चेंज हो जाएगा। दैट मींस दिस फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट अपने आप आ गया। ओके, दिस फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। नेक्स्ट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यही है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो फोर्स होगा दैट विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिंपल। देन सेंट्रल फोर्स बताया था पहले, ये भी बताया था, आगे जाकर यूज होगा। देखो आगे सेंट्रल फोर्स, दैट मींस ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में जो चलेगा ना, तो ये इसी लाइन के अलोंग ही होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो क्या ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा? तो मैंने डिस्कस नहीं किया इसको, सॉरी, अभी बता रहा हूँ।
या ये नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा? नहीं, लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख लिया, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। पता है तुम्हें, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है अगेन रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर अपोजिट चार्जेस है तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, द नेचर ऑफ दिस फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा, और भी देख लो, दिस इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। अरे वही कभी पेस्ट है, वो भी सेंट्रल था, कंजर्वेटिव था, यहाँ पर ये भी सेंट्रल है और ये भी कंजर्वेटिव भी। ओके, चलो कंजर्वेटिव का देना, अगर एक पार्टिकल को मैं एक राउंड ट्रिप पे ले आऊंगा तो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी जीरो, वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी जीरो। यहाँ पर कोई वही सेम वैल्यू होगा, और यहाँ पर एक चार्ज है, मान लो दिस इज Q1, यहाँ पर एक अनदर चार्ज है, दिस इज Q2। अगर इस चार्ज को मैं यहाँ से लेकर इसे घुमा घुमा कर फिर से वहां पर ले आऊंगा, अगर ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव है ना, डेफिनेटली द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज अराउंड दिस राउंड ट्रिप विल बी जीरो। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स ये भी होगा। देन अगेन ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, अगर कुछ डिस्टेंस में अगर रहेगा ना नॉन कॉन्टैक्ट में, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होगी तब भी ये फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। तो दिस इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब यहाँ पर भी कैरियर ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो कैरियर ऑफ फोर्स का नाम क्या है, फोटोन। ध्यान रख लेना, फोटोन, कैरियर ऑफ फोर्स इज नोन एज फोटोन। ये भी हो गया खत्म हमारा सेकेंड फंडामेंटल फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बढ़िया सा डायग्राम है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नाम से पता चल रहा है ना, स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, हाँ ऑब्वियसली दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो फिर वीकेस्ट कौन सा है वो आगे जाकर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए मैंने बता दिया। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फोर्स इन नेचर। वार कहाँ पर, किसके बीच में वार करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल बी एक्सपीरियंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। इसके बीच में न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियन समझ रहे हो ना, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाहर नहीं, जैसे हवा में नहीं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना, देख लेते हैं तो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है इसको, द फोर्स व्हिच बाइंड्स द न्यूक्लियस। अभी बताया था ना न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द फोर्स व्हिच बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। जो फोर्स न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखा है ना, दैट फोर्स इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये द रेंज इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अरे यहाँ पर मैंने लिखा है 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, 10⁻⁻15 मीटर याद है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर। और जो भी न्यूक्लियॉन्स है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आएगा वो इसी न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए मैंने लिखा कि रेंज इज वेरी स्मॉल व्हिच इज 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस के अंदर ही वार करता है, बाहर नहीं। देन इट इज ए नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव याद कर लेना, सेंट्रल कंजर्वेटिव क्या था, ठीक उसका अपोजिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना भी है तो भी चलेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब यहाँ पर भी एक एक्सचेंजिंग पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी एक एक्सचेंजिंग पार्टिकल होगा, या फिर कैरियर ऑफ फोर्स। कैरियर ऑफ फोर्स का नाम क्या है, चलो चलो, दिस इज मेजर फोर्स। ओके, मेजर्स, मेजर्स इज द कैरियर ऑफ फोर्स इन केस ऑफ strong nuclear force. Mesons are the
कैरियर ऑफ फोर्स इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है जो कि इंपोर्टेंट भी है, मैंने लास्ट में लिखा है, पता नहीं क्यों। चलो, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये कौन से चार्ज है, मतलब देखो किसके बीच में वार कर रहा है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। अगर ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, चलो अच्छा ये तो न्यूट्रॉन है ना, ब्लू कलर का मैंने न्यूट्रॉन को बताया था। अगर ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन है तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो कि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आएगा। अगर ये एक प्रोटॉन है, अगर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो इसके बीच में भी क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के अंदर, बाहर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि बाहर अगर चले जाएंगे यही दो प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन है ना, अगर दो प्रोटॉन है, अगर ये न्यूक्लियस के बाहर चले जाएंगे तो डेफिनेटली इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। इसलिए मैंने मतलब पिछली स्लाइड में मैंने बताया, बट क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए उनके बीच में क्या वार कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी वार कर रहे हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वार कर रहे हैं, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स वार करेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं क्या, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। वो फर्क नहीं करेगा कौन सी चार्ज है, मतलब चार्ज है भी या फिर नहीं, कोई भी अगर न्यूक्लियर है ना तो उन दोनों के बीच में जरूर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, आज द नेम सजेस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीकेस्ट फोर्स होगा ना, बिल्कुल नहीं। मैं अगले स्लाइड में बता दूंगा, चारों को चारा मतलब चार जो भी फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ा है ना, इन सबको मैं कंपैरिजन कर लूंगा मैग्नेटिक के बीच, बट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ है, मतलब किनके बीच में वार कर रहा है, कब देखने को मिलता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बीटा डिके। बीटा डिके, अल्फा बीटा गामा, पता है अल्फा बीटा गामा, कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो उनके अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अल्फा बीटा जब बीटा पार्टिकल रिलीज होगा किसी भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो उसी टाइम पर दो पार्टिकल्स रिलीज होंगे। बीटा डी के मतलब बीटा तो रिलीज होगा, बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, पर उसके साथ साथ एक और भी एक पार्टिकल रिलीज होगा विच इज न्यूट्रिनो, जो कि एक मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल है। किसके बीच में वार कर रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क्स इन बिटवीन और एक्सपीरियंस इन बिटवीन द बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। जब बीटा डिके हो रहा होगा ना, तो बीटा तो हो रहा होगा डिके, बट उसके साथ साथ एक न्यूट्रिनो आएगा, तो उनके बीच में लगेगा क्या, उनके बीच में आएगा क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके। अगेन रेंज इज वेरी स्मॉल, 10 to the -15 मीटर। 10 to the -15 इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो उसी साइज के अंदर न्यूक्लियस के आसपास ही वार करेगा। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम मैंने किया है, वहां से मैंने मतलब वहां पर मैं अच्छे से समझा दूंगा तुम्हें, देखो रेंज इज वेरी स्मॉल। चलो इसको मैं न्यूक्लियस में बना रहा हूँ, यहाँ पर पूरा न्यूक्लियस है। दिस रेड डॉट्स आर योर प्रोटॉन्स, ब्लू डॉट्स आर योर न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर होगा क्या, जब बीटा डिके होगा ना तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन आएगा, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, देन एक बीटा पार्टिकल आएगा उसके साथ साथ, बीटा के साथ साथ एक न्यूट्रॉन, वही बताया था ना, बीटा डिके जब होगा देन उसके साथ साथ और भी एक पार्टिकल आएगा विच इज चार्जलेस एंड मासलेस। चार्ज भी कुछ नहीं है, मास भी कुछ नहीं, तो बीटा के साथ साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज होगा, और जो क्विक इंटरेक्शन होगा ना तो इन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में ही लगेगा, बीटा एंड न्यूट्रिनो। तो बीटा भी दो तरीके, मतलब टू टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स लिखा है, एक होगा इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव। सिमिलरली न्यूट्रिनो, एक तो न्यूट्रिनो है और एक एंटी न्यूट्रिनो भी है, न्यू बार एंटी न्यूट्रिनो। चलो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अभी इतना याद रखना, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बीच में वीक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, कब, ड्यूरिंग द बीटा डिके। रेंज इज वेरी स्मॉल, क्यों, बिकॉज दिस बीटा डिके
इज अकर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में ये सब हो रहा है ना, इसलिए बीटा और न्यूक्लियो के बीच में जो वीक इंटरेक्शन होगा ना वो उसी रेंज में ही आएगा। मतलब जब दूर चले जाएंगे ना तो उनके बीच में वीक इंटरेक्शन नहीं होगा। और ये देखो, ये जो प्रोटॉन में जो कन्वर्ट हो गया था ना, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया था, ये अगेन वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। यही होता है बीटा डिके। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, बीटा में, देन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, देन ये जो प्रोटॉन होगा वो अगेन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स वार कर रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए वो अंदर खींचा चला जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्या है, नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव। अगेन जो भी मतलब जो हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो भी एक नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव था। वीक न्यूक्लियर नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दैट मींस यहाँ पर भी कैरियर ऑफ फोर्स होगा कि यहाँ पर भी एक कैरियर ऑफ फोर्स आ जाएगा। कैरियर ऑफ फोर्स का नाम क्या है, बोसोन्स। बोसोन्स, ग्रेविटॉन, फोटोन, मेसन, finally is boson. Each and every fundamental forces are non-contact forces. याद रहेगा ये। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। तो चारों हमने फंडामेंटल फोर्सेस अभी डिस्कस कर लिया। देन अब मैं कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा था, अभी करवा देता हूँ। चलो देखिए, फर्स्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, देन होगा तुम्हारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फाइनल इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पता चल रहा होगा ना वीकेस्ट कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर वीकेस्ट यही होगा। देखो बड़े बड़े स्टार्स प्लैनेट के बीच में लगे, फिर भी वीकेस्ट फोर्स। दिस इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ 1, रेशियो ले रहा हूँ, अगर इसका 1 होगा ना, अगर मैग्नीट्यूड अगर ये 1 होगा तो वीक न्यूक्लियर फोर्स विल बी 10 to the power 21 समथिंग, 10 to the power 21 समथिंग होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट विल बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी 10 to the power 36 times the gravitational force। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा दैट विल बी 10 to the power 38 times the gravitational force। दैट मींस 10 to the power 2 times the electromagnetic force। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 गुना ज्यादा। इसीलिए तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन बिल्कुल होगा, 2 क्या बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, उनके बीच में भी लग रहा होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रिपल्सिव। फिर भी उसको ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको बाइंड करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो इससे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 100 गुना ज़्यादा है। इसीलिए अगर उसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का अगर कम होता ना इलेक्ट्रिक फोर्स है तो डेफिनेटली वो बाइंड करके नहीं बैठा हुआ, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं जा पाएगा। चलो हम ये मैंने कंपैरिजन भी कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सम कंजर्वेशन लॉज। देखो कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं ना नेचर में, तो डेफिनेटली दीज आर सम ऑफ द कंजर्वेशन लॉज विल फॉलो डेफिनेटली, गारंटीड पक्का फॉलो होगा। क्या है वो कंजर्वेशन लॉज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया। तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया, एक्स तो दिया क्या, मास एनर्जी। क्यों? क्योंकि मास और एनर्जी दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में इक्विवेलेंस भी है। E इक्वल्स टू mc²। अगर कोई भी बॉडी अगर मास है ना और उसको मैं प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, द इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी mc²। अगर मास m है देन इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी mc²। अगर किसी के पास अगर एनर्जी है ना तो डेफिनेटली उसके पास कुछ मास होगा, बिल्कुल जरूर होगा। अगर देखो मान लो, अरे तुम्हें शायद सोचने में ये मजबूर कर देगा। मान लो तुम्हारा कुछ, अभी मान लो तुम्हारा, मेरा मान लो 60 kg, अगर मैं बाइक चलाने लगूंगा डेफिनेटली मेरा कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, मेरा एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आएगी। एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आएगा उसका इक्विवेलेंट मास भी होगा। तो इक्विवेलेंट मास विल बी m इक्वल्स टू E/c²। m इक्वल्स टू E/c²।
तो मेरा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, जितना भी होगा ना, मान लो कि बहुत ही कम होगा बट होगा बिल्कुल, बहुत ही कम होगा बट होगा बिल्कुल, तो मेरा मास भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। 60 kg है ना, तो 60.001 kg से कुछ बढ़ जाएगा, बहुत ही कम आएगा बट बढ़ेगा जरूर। ठीक है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज तो मैंने बताया अभी, चार्ज भी कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम, ये पता है P इक्वल्स टू mv, तो ये भी मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम एंड आल्सो द एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम एक सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन रिलेटेड टर्म है, क्योंकि हम 11th में पढ़ेंगे आगे जाकर। ये क्या है, एल एंगुलर, जैसे मोमेंटम P था ना लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल है, एम भी है या फिर आर पी, तो ये भी कंजर्व होगा। मास एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, बस इतना। नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉज खत्म हुआ। नेक्स्ट फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स और सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। ओके, कुछ कुछ मैंने लिख लिया है इसको, ये तो पूरी स्लाइड है, इसको तुम पढ़ने का मतलब सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, एक बार अगर पढ़ लोगे तो समझ लोगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ना बहुत ही इंटर रिलेटेड, मतलब डीपली कनेक्टेड है। अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हें फिजिक्स पता है बट तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में एक याद आता है मुझे, एक मूवी आयरन मैन का, तुमने शायद किसने देखा है, अगर किसने देखा है तो कमेंट में बताना कौन सी मूवी है। बहुत सारे मूवीज है, 1, 2, 3 पार्ट करके, तो कौन सा मूवीज है। देखो वहाँ पर टोनी स्टार्क जो कि आयरन मैन है, उनका जो फादर है ना, वो बताते हैं क्या कि मेरा जो भी लेगेसी है, मेरा जो भी फिजिक्स मैंने जो भी इन्वेंट किया है, मैं इसको आगे नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। हो कि मेरा बेटा जो कि वो आयरन मैन को बोल रहे थे कि हो कि तुम आगे लेकर उसको कैरियर करके ले जाओ, मतलब आगे ले जाओ उसको, क्योंकि आगे डेफिनेटली उस टाइम पर अगर 10-20 साल आगे में चलूंगा तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कुछ बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से जो भी उन्होंने कुछ अचीव किया होगा वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो आगे भी बढ़ा देगा उसको। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्या, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी फिजिक्स भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स है बट टेक्नोलॉजी तो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे कि अभी भी हम आइंस्टाइन के रिलेटेड, मतलब आइंस्टाइन कितने भी थ्योरी दे चुके हैं, अभी भी एक एक करके हम प्रूव कर रहे हैं। तो अगर उनके पास अगर टेक्नोलॉजी होता ना तो वो और भी आगे चले जाते, बट नहीं था उस टाइम पर टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर देखो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ। डिजाइनिंग एरोप्लेन में टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाकर, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, देन उसको उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके हमने एरोप्लेन को डिजाइन कर दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है ना। देन डेवलपमेंट ऑफ ईवीज एंड कंप्यूटर्स, एक टॉपिक था 12th में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स मैंने बताया था, चेक कर लेना, मॉडर्न फिजिक्स है सब ब्रांच। तो सेमीकंडक्टर में जब हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगाकर हम ये सब मतलब ये सब इन्वेंट करें, ईवीज कंप्यूटर जो भी है, दीज आर बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज। देन एक्सरे मशीन, भाई एक्सरे तो पता है बट विदाउट टेक्नोलॉजी क्या तुम उसको यूज कर पाओगे? नहीं। लेजर इन क्यूरिंग कैंसर, ये सब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो अब लास्ट फिजिक्स एंड सोसाइटी। ये देखो मैंने क्या लिखा, एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। देखो सोसाइटी, समाज के लिए तुम्हारा क्या ड्यूटी है। अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो ना तो डेफिनेटली तुम्हें उसको मतलब सोसाइटी में किस गुडविल के हिसाब से यूज कर सकते, मतलब आगे सोसाइटी को कैसे तुम आगे ले जाओ उसी हिसाब से तुम्हें यूज करना चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं अभी, एक न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियस से रिलेटेड एक फेनोमेना है न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, उससे हम एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि यूज हो रहा है नो डाउट, बट एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स नेगेटिव वे में भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैनकाइंड के लिए थ्रेट है, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट नहीं 100% तो अगर आगे जाकर सोसाइटीज का कैसे भला हो सके उसी हिसाब से काम करोगे ना तो मैं बढ़िया, मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर एक टॉप लिखा हूँ, मतलब एक लाइन लिखा हूँ, देख लो।
may physics bless us with its beneficial aspect. नेगेटिव एस्पेक्ट को मत देखो, बेनिफिशियल एस्पेक्ट क्या है? मे फिजिक्स ब्लेस अस विथ इट्स बेनिफिशियल एस्पेक्ट टू द ह्यूमन सोसाइटी। कैसे ह्यूमन सोसाइटी को ये बेनिफिट कर सकता है, उसी हिसाब से यूज करो, नेगेटिव में नहीं, ठीक है? डिस्ट्रक्टिव वे में मत ले जाओ, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया, ये पूरा का पूरा चैप्टर। अभी के लिए फिर से क्या बता देता, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा है अभी चेक कर लेते हैं, स्लाइड पे देख लेते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस हमने पहले पढ़ा था। फंडामेंटल फोर्सेस के बाद चारों फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इन सबको मैंने डिस्कस किया। देन कंजर्वेशन लॉज भी ये भी बताया, जहाँ पर मैंने यहाँ पर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बताया, इक्वेशंस इसके, ठीक है? देन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कैसे तुम यूज करोगे फिजिक्स, ओके? That's all for today. Hope it's